नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो भारत है, भारत में पाई जाने वाली जो मृदा होती है और उसका भूमि उपयोग देखेंगे। यानी कि जहाँ पे जैसी मिट्टी होगी वहाँ पे उसी प्रकार की उसके ऊपर क्या की जाएगी, कृषि की जाएगी। जहाँ अधिक उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ पे क्या होगी, मुख्य रूप से जो है कृषि की निर्भरता होगी। और लेकिन जहाँ पर क्या है, मिट्टी की उर्वरकता कम होगी तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे मिश्रित कृषि की जाती है। क्योंकि मिट्टी की उपजाऊपन कम होता है तो ऐसे में क्या होती है, फसल उत्पादन वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो वहाँ पे क्या है, फसल पर केवल निर्भरता को खत्म करने के लिए वहाँ पे क्या साथ में किया जाता है, पशुओं को भी पाला जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ परिभाषाएं दे रखी होती है स्टार्टिंग में, तो वो देख लेते हैं। पहला क्या दे रखा है, मृदा। तो मृदा क्या है, ह्यूमस युक्त ढीला शैल पदार्थ जो भूपर्पटी की ऊपरी परत का निर्माण करता है, उसे क्या कहलाएंगे आप, मृदा कहेंगे। ठीक है, वह पौधों के लिए आर्द्रता और आहार का क्या है, स्रोत है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर की जो लेयर होती है, जो कैसी होती है, ढीली, यानी कि टूटी फूटी होती है। शैल, जो टूटे फूटे शैल होते हैं उससे बनी होती है। और साथ में इसमें क्या होती है, ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब इसमें जो पत्तियां वगैरह होती हैं सड़ गल जाती हैं, वो सब। साथ में जलवाष्प होती है। तो उन सब चीजों से मिल करके जो बनी होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मृदा। फिर आगे दे रखा है कृषि। कृषि क्या है, भूमि को जोतने, फसलें और पौधे उगाने तथा पशुओं को पालने की क्या है, व्यवस्थित क्रिया है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब चैप्टर में स्टार्ट करके बताया गया है इसे, तुम जानते हो कि प्रकृति हमारे लिए कितनी उदार है। ठीक है, उसके मूल्यवान उपहारों में मृदा हमें प्राप्त होती है, जल होता है और प्राकृतिक वनस्पति भी क्या है, शामिल है। मछली और वन्य प्राणी भी प्रकृति के क्या है, उपहार हैं। भूपृष्ठ के भीतर छिपी हुई खनिज संपत्ति भी उसी की देन है, यानी कि प्राकृतिक रूप से ये सब चीजें हमें प्राप्त होती हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से प्राकृतिक संपदा का नाम दिया जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। इन सब में मृदा मनुष्य के लिए क्या है, सबसे प्रमुख संपदा है। क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक क्या है, खाद्य सामग्री। और खाद्य सामग्री का उत्पादन कहाँ होता है, मृदा में, मिट्टी में। उस भोजन के बारे में जरा सोचो जो तुम्हें जीवित रखने और बढ़ने में सहायता करता है। गेहूं, चावल या ज्वार बाजरा जैसे धान्य तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक हैं। दालों का भी वही महत्व है। यदि तिलहन ना हो तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे लिए खाना पकाने में क्या होगी, कितनी कठिनाई होगी। तिलहन से हमें क्या प्राप्त होता है, तेल। तो आपने देखा होगा जो खाद्य का आप खाते होंगे, खाना खाते हैं, उसमें सब में तेल की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है खाने को पकाने के लिए। संभव है कि सवेरे का नाश्ता वैसा ना होता जैसा आप अभी कर रहे हैं, यदि चाय कहवा जैसे पेय पदार्थ ना होते तो जो चीनी मिला देने से तुम्हारी रुचि के बन जाते हैं। यानी कि चाय होती है, कहवा का मतलब क्या हुआ, कॉफी। क्या तुम समझ सकते हो कि फलों और सब्जियों के बिना तुम्हारा भोजन पूर्ण आहार बन सकता है, यह आपसे प्रश्न किया गया है। ये सब वस्तुएं हम सीधे मृदा से ही क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपको पता है इन सभी चीजों की क्या होती है, खेती होती है। भोजन के कुछ अन्य पदार्थ हैं, कौन कौन से, जैसे दूध हो गया और मांस। यह ठीक है कि पशु उत्पाद हमें सीधे मृदा से प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे दूध हो गया तो कैसे मिलेगा, गाय से मिलेगा, भैंस से मिलेगा। मांस हो गया वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जानवर से प्राप्त होता है। लेकिन अगर मृदा ही ना हो तो उसमें जो लगने वाले पेड़ पौधे होते हैं वही तो खाते हैं ये जानवर। तो अगर मृदा नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये सब चीजें भी हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। परंतु जिन पशुओं से हम दूध और मांस प्राप्त करते हैं वे घास और चारे पर क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। तो पता ही होगा आपको, घास और चारा हमें मृदा से प्राप्त होता है। अतः यह कहना ठीक होगा कि ये सब जो चीजें हैं
हमें कैसे मिल रही है, प्राकृतिक रूप से मिल रही है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं, भोज्य पदार्थ भी हम अप्रत्यक्ष रूप से मृदा से ही क्या कर रहे हैं, प्राप्त करते हैं। खाद्यान्न और सब्जी जैसे उत्पाद जिन्हें हम मृदा से प्रत्यक्ष प्राप्त करते हैं प्राथमिक खाद्य उत्पाद कहलाते हैं। यानी जो सीधे हमें डायरेक्ट कहाँ से मिल रहा है, मिट्टी से मिल रहा है, मृदा से मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक खाद्य उत्पाद। जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें गौण खाद्य उत्पाद कहते हैं। हमारा भोजन चाहे प्राथमिक हो या गौण, सभी मृदा से क्या है, हमें प्राप्त होता है। मृदा हमारी क्या है, प्रधान संपदा केवल इसलिए नहीं है कि इसमें हमें, यानी मृदा से हमें केवल भोजन प्राप्त होता है, अपितु वह अनेक वस्तुओं का क्या है, एकमात्र स्रोत है। ठीक है, हमें जो है मृदा से बहुत सी चीजों प्राप्त होती हैं, बहुत सारी चीजें, इसलिए क्या है, वो एकमात्र क्या है, स्रोत होता है, बन गया है। फिर लकड़ी की अगर बात कर लेते हैं तो लकड़ी का प्रयोग हम ईंधन और इमारती लकड़ी के रूप में करते हैं। यह मृदा का क्या है, प्राथमिक उत्पाद है। तंबाकू हो गया और रबर भी ऐसे ही उत्पाद हैं। ठीक है, कपास हो गया, पटसन हो गया, सीसल हो गया, जैसे पौधों से प्राप्त रेशा प्राथमिक उत्पाद हैं। पशुओं से जो है प्राप्त रेशा जैसे रेशम और ऊन मृदा के गौण उत्पादों की श्रेणी में आते हैं। जो डायरेक्ट आएगा वो प्राथमिक उत्पाद कहलाएगा और जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त होगा, इनडायरेक्टली प्राप्त होगा, वो क्या हो जाएगा, गौण उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे जो भोजन हो गए, वस्त्र हो गए और बहुत हद तक आवास के आधारभूत तत्व केवल मिट्टी से प्राप्त होते हैं, जो वास्तव में क्या है, हमारी प्रमुख संपदा है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर देखिए, मिट्टी की जुताई, पेड़ पौधों तथा फसलें उगाना और पशुओं को पालने की कला को क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। अभी तक हम मृदा के बारे में देखा हमने, अब हम देख रहे हैं कि कृषि क्या होती है। अभी हमने उसको ऊपर में भी देख लिया था स्टार्टिंग में। ज्ञान की आश्चर्यजनक वृद्धि से क्या है, कृषि अब अपने में ही एक क्या है, विज्ञान बन गई है। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक साइंस है। इस अध्याय में हम मृदा, वन, वन्य प्राणी और पशुपालन के संबंध में अध्ययन करेंगे। अगले अध्याय में क्या है, केवल फसलों का ही वर्णन होगा जिन्हें हम मृदा से ही उगाते हैं। तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, वन के बारे में पढ़ेंगे, वन्य प्राणी यानी कि वनों में रहने वाले जो जंगली जानवर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और पशुपालन के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, मृदा के प्रमुख प्रकार। ठीक है, मिट्टी यानी होती है, बहुत से प्रकार की होती है। तो यहाँ पे जो मुख्य मुख्य प्रकार है उनको हम देखेंगे। भारत अपनी शैलों, उच्चावच, वनस्पति तथा जलवायु संबंधी विविधताओं के लिए क्या है, जाना जाता है। क्योंकि भारत का क्या है, बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत में बहुत ही अधिक विविधता पाई जाती है। कहीं मैदान है तो कहीं पठार हैं, कहीं पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जो मृदा पाई जाएगी वो भी कैसी होगी, अलग अलग प्रकार की होगी। तो वही लिखा है, भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और हम कुछ प्रमुख मिट्टियों को पहचानें और उनके वितरण को मानचित्र में दिखाएं। तो आप साथ में जो है अपना मानचित्र को जरूर खोल के रखिएगा, वहाँ पे आप देखते रहिए कि कौन सी मिट्टी की कहाँ पे पाई जा रही है, उसका वितरण हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। अब पहली मिट्टी का जो प्रकार है, मृदा का प्रकार है, वो कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह सामान्यतः नदियों द्वारा लाई महीन गाद से निर्मित होती है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, नदी का जो जल होता है अपने साथ क्या करता है, बहुत ही बारीक बारीक क्या लाता है, गाद लाता है। बहुत ही बारीक मिट्टी के कण होते हैं जो, ठीक है, तो उनके निक्षेपण से यानी उन्हीं के इकट्ठा होने से जलोढ़ मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। बाढ़ मैदानों और डेल्टा प्रदेशों में अधिक महीन तथा अपेक्षाकृत नई जलोढ़ पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या बताएगा, जहाँ पे बाढ़ आती है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, तो जब बाढ़ का पानी चला जाता है तो अपने साथ जो मिट्टी लेकर के आती है तो उन्हीं मैदानों में क्या कर देती है, वो छोड़ देती है। ऐसे ही क्या होता है, डेल्टा प्रदेश। डेल्टा प्रदेश कहाँ बनेंगे,
डेल्टा प्रदेश वहाँ बनते हैं जब नदी समुद्र में गिरती है, ठीक है। तो समुद्र के पास जब मिलती है वो नदी, तो वहाँ पे नदी का जो वेग है, नदी के जल का वेग इतना कम हो जाता है कि अपने साथ जो भी मिट्टी लेके आती है नदी, वो वहीं पे क्या कर देती है, छोड़ देती है, ठीक है, निक्षेपित कर देती है। इससे क्या होता है, डेल्टा की आकृति का क्या हो जाता है, आकृति निर्मित हो जाती है मृदा की। और ये जो डेल्टा होता है ये बहुत ही महीन मिट्टी से बना होता है और फसल के लिए क्या है, बहुत ही उपजाऊ होता है। तो वही लिखा हुआ है। फिर इसका स्थानीय नाम खादर है, ठीक है। जो नई जलोढ़ होती है उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए खादर कहाँ मिलेगा, जो नदी होगी, तो नदी के साइड का जो एरिया होगा जहाँ हर साल बाढ़ आती है, उस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, खादर। और इसकी खास बात क्या है, इसमें जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो हमेशा नई होती है, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है लगभग, तो वो अपने साथ नई मिट्टी को यहाँ पे छोड़ देती है। यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। जो मृदा अपेक्षाकृत मोटी और पुरानी होती है उसको क्या बोलते हैं, बांगर कहलाती है। तो खादर ये हो गया, खादर जो हो गया नदी के जो नजदीक का एरिया हो गया। फिर बांगर का होता है, बांगर इसके आसपास का एरिया। खादर के आसपास का एरिया क्या कहलाएगा, बांगर होगा। जहाँ पे क्या है, बहुत लंबे समय बाद आती है बाढ़ वगैरह, कभी 10 साल पे आई, कभी 15 साल पे आई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नई जमीन है, आपकी मिट्टी है, और यहाँ पे इसके कंपेयर में पुरानी मिट्टी है, ठीक है। तो उसको क्या हम बोलेंगे, बांगर। तो ध्यान रखिएगा, ये बांगर क्या है, थोड़ी पुरानी मिट्टी होती है, और खादर जो होती है जो बिल्कुल नई मिट्टी होती है। यह मिट्टी क्या है, गिरिपद मैदानों या नदी घाटियों के ऊपरी भागों में मिलती है। यानी कि जहाँ पे ऊंचा हिस्सा है वहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी, बहुत कम आएगी बाढ़। बांगर मिट्टी खादर मिट्टी से क्या है, कुछ कम उपजाऊ होती है, क्योंकि हर साल वहाँ पे जो है नई मिट्टी नहीं आती है। इसकी वजह से क्या है, वहाँ पे फसल का उत्पादन होगा तो उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो और जहाँ पे खादर मिट्टी है वहाँ पे हमेशा नई मिट्टी आती रहती है, तो पोषक तत्व की आपूर्ति होती रहती है। तो इससे क्या होता है, वो ज़्यादा अधिक उपजाऊ होती है। तो खादर अधिक उपजाऊ होती है बांगर की कंपेयर में। फिर देख लेते हैं, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के विशाल उत्तरी मैदानों, यानी कहाँ कहाँ पाई जा रही है जलोढ़ मिट्टी, तो जो विशाल उत्तरी मैदान होंगे, ठीक है, वहाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। तो दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो वो पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र में जो नदी घाटियां हैं, नदियों के डेल्टा हैं, जैसे कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, तो ये नदियों के डेल्टा में जो है आपको इस प्रकार की मिट्टी मिलेगी। चलिए अब हम देख लेते हैं काली मिट्टी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है काली लावा मिट्टी, क्योंकि ये लावा से जो है, लावा के उद्गार से बनती है मिट्टी, इसलिए नाम है इसका काली लावा मिट्टी। तो यह साधारणतः डेक्कन ट्रैप नामक प्रदेश में मिलती है। तो आप कहाँ पे देखेंगे डेक्कन ट्रैप को, तो अगर मैप बना लेते हैं रफली अगर आप ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये क्या कहलाता है, डेक्कन ट्रैप है। और इसकी कुछ पट्टी जो है गुजरात तक भी फैली हुई है और राजस्थान तक भी जाती है, थोड़ा बहुत कुछ एरिया जो है इसका। मुख्य रूप से जो कहाँ मिलेगी आपको, महाराष्ट्र में मिलेगी। कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में भी होगा, कुछ भाग जो है कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये जो है मुख्य रूप से अगर देखा है तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से ये फैला हुआ है। यह ज्वालामुखी शैलों या लावा प्रवाह से बनी होती है, ठीक है। तो बनी कैसी है, जब मिट्टी से जो है, मान लो आपका नीचे ज्वालामुखी कोई है और यहाँ पे क्या है, दरार उद्भेदन, यानी कि एक दरार से जो है इसके ऊपर जो है लावा निकल रहा है। तो ये क्या हुआ, बहुत बड़े एरिया में फैल गया, ठीक है। और ये एक बार में ना होकर 3 बार में फैला हुआ है, यानी कि पहली बार फैला, फिर ज्वालामुखी क्रिया शांत हो गई, फिर कुछ समय के बाद फैला तो अगली लेयर बन गई, ठीक है। फिर शांत हो गया ज्वालामुखी, फिर अगली बार लेयर उत्पादन उद्भेदन हुआ उसका, तो फिर तो 3 लेयर पाई जाती हैं इसमें मुख्य रूप से, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप। ये पूरा एरिया जो है ट्रैप कर लिया इसने, लावा ने, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, दक्कन ट्रैप।
यह जो मिट्टी होती है वह चीका प्रधान उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। यह अधिक समय तक आर्द्रता को बनाए रखती है, यानी कि मिट्टी के अंदर जो जल होता है उसको लंबे समय तक स्टोर रखती है, जलवाष्प को। इस प्रकार की मिट्टी जो है मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। यह मिट्टी जो है कपास की उपज के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि कपास की खेती कहाँ होगी, तो दक्कन ट्रैप में मुख्य रूप से खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे काली मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। इसका दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं? रेगड़ मिट्टी, रेगड़ बोलते हैं या फिर रेगुर भी बोलते हैं इसको, रेगुर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में रेगुर लिख के आता है तो बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। अतः इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं। इसका स्थानीय नाम क्या है? रेगड़ या फिर रेगुर मिट्टी होती है। चलिए अगली जो मृदा का प्रकार है वो क्या है? लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी क्या है? इस मिट्टी का जो विकास कहाँ होता है? रवेदार आग्नेय शैलों से हुआ है। तो जहां पे आग्नेय शैलें होती हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। तो जहां पे इग्नियस रॉक होती है तो उससे जो मिट्टी बनती है वो कैसी मिट्टी बनेगी? लाल मिट्टी बनेगी। और इसमें खास बात क्या होती है? इसमें आयरन की मात्रा बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। तो यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण यानी गर्म और अपेक्षाकृत शुष्क, जहाँ पर कम बारिश होती है, शुष्क भागों में पाई जाती है। यह अपेक्षाकृत क्या है? कम उपजाऊ है। तो जलोढ़ बहुत अच्छी है और जो काली मृदा वो भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन लाल मिट्टी जो है वो क्या है? थोड़ी कम उपजाऊ है। परंतु उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर जो होते हैं, जैसे यूरिया हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन के जो हो गए आपके, और पोटाश हो गया, इन सब उर्वरक जो फर्टिलाइजर होते हैं उनका इस्तेमाल करके क्या करते हैं? इसमें अच्छी फसल उगाई जा सकती है। तो मुख्य उर्वरक कौन कौन से होते हैं? एनपीके यानी कि नाइट्रोजन के हो गए उर्वरक, प्लस जो फास्फोरस के हो गए, प्लस पोटास के हो गए। अब यहाँ पे मिट्टियां देखो दिखाई गई हैं आपकी मैप में। तो ये जो क्षेत्र दिखाया गया है ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो गया, ये जो है वो काली मिट्टी का क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर जो ये क्षेत्र हो गया वो लाल मिट्टी का क्षेत्र हो गया। तो मुख्य रूप से ये आपकी मिट्टियां हो गई। यहाँ पे जो है पर्वतीय मृदा पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मरुस्थलीय भागों में कौन सी मिलेगी? मरुस्थलीय मृदा मिलेगी। चलिए लैटराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो लैटराइट मिट्टी है, यह छोटा नागपुर के पठार और पश्चिमी घाट के पहाड़ी प्रदेशों की उष्ण तथा वर्षा वाली जलवायु में विशेष प्रकार से पाई जाती है। तो जहाँ लैटराइट मिट्टी वहां पे मिलेगी जहां पर क्या हो? गर्मी होनी चाहिए, ठीक है, और पठारी इलाका होना चाहिए। तो चट्टान कैसी है? पठार है, कठोर चट्टानें हैं वहां पर, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है वहां पर, लेकिन वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वहां पे कौन सी मिट्टी मिलेगी हमें? लैटराइट मिट्टी मिलेगी। अब भारी वर्षा होती है तो उसमें होता क्या है? जो ऊपर की लेयर होती है वो पानी के साथ घुल करके बह जाती है, ठीक है। तो ये भी जो है क्या है? निच्छालन से प्रभावित है। जो मान लो मिट्टी है, ठीक है, बहुत अधिक बारिश हो रही है तो यहाँ की जो ऊपरी लेयर होती है, सतह होती है मिट्टी की, वो पानी में घुल करके कहाँ चली जाएगी? सागर में चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? निच्छालन कहते हैं। तो वही लिखा, भारी वर्षा मिट्टी के उर्वर भाग को पानी में घोलकर बहा ले जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निच्छालन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग, निच्छालन कहलाती है। इन मिट्टियों के अतिरिक्त हिमालय प्रदेश में जो है अनेक प्रकार की जो है पर्वत मिट्टियां भी मिलती हैं। तो हमने ये मुख्य मिट्टी देख ली, लैटराइट हो गई, लाल मृदा हो गई, काली मृदा हो गई और जलोढ़ मृदा हो गई। इसके अलावा क्या है? पर्वतीय भागों में कैसी मिट्टी मिलेगी हमें? पर्वतीय मृदा मिलेगी। शुष्क रेतीली मृदा पश्चिमी राजस्थान तक ही सीमित है, यानी कि जिन भागों में बहुत ही कम बारिश होती है वहां पे कैसी मृदा मिलेगी? रेतीली। मरुभूमि की इन मिट्टियों में जो है वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई लोयस नाम की मिट्टी भी शामिल है। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि लोयस मृदा कहाँ प्राप्त होगी, तो जो मरु क्षेत्र होते हैं यानी मरुस्थलीय भाग होते हैं वहां मिलेगी। कैसे बनती है ये? मान लो कोई डेजर्ट का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मरुस्थल है कोई,
अब क्या होगी, हवा चलेगी तो हवा के साथ क्या होगी, जो धूल होगी, बहुत ही बारीक कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही बारीक कण जो हवा के साथ बह जाएंगे वो। फिर आगे जाकर के मान लो यहाँ पर हवा जाकर के वो हवा आई और उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई, ठीक है, समय के साथ। तो क्या होगी, स्पीड कम होगी तो जो हवा होगी अपने साथ जो उड़ा करके जो धूल के कण लेकर के आई वो क्या कर देगी, यहाँ पे छोड़ देगी दूसरी जगह, ठीक है। तो इससे जो मिट्टी बनती है यानी कि मैदान का निर्माण हो जाता है, उनको बोलते हैं लोएस के मैदान। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि जो लोएस के मैदान होते हैं कैसे कहाँ मिलेंगे आपको, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे वहां पे आपको इस प्रकार की मृदा मिलती है। भारत में पाई जाने वाले इन अनेक प्रकार की मिट्टियों से क्या है, विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसके साथ ही स्थान में भूमि की उपयुक्तता यानी कि किस भूमि का कैसा उपयोग करना है उसका भी क्या होता है, उसका निर्धारण होता है उसका उपयोग का, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं भूमि उपयोग देख लेते हैं, यानी कि कहीं पे कोई अगर भूमि है तो किस प्रकार का उसका क्या हो रहा है, इस्तेमाल कैसा हो रहा है। हम उस पर कृषि कर रहे हैं या फिर पशुपालन कर रहे हैं या फिर कृषि और पशुपालन दोनों कर रहे हैं या फिर वन हम वहाँ पे लगा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रखे हमने। जैसा कि तुम जानते हो कि लोगों की समृद्धि भूमि के समुचित उपयोग पर निर्भर है। कृषि के लिए भूमि का उपयोग जो है मृदा के प्रकार यानी कि मिट्टी किस प्रकार की है, भूमि का उच्चावच कितना ऊंचा, खड़ा ढाल है, कम ढाल है, मंद ढाल है, कैसा ढाल है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। जलवायु की दशाएं यानी कि वहाँ पर जलवायु कैसी है, शुष्क है कि अधिक बारिश हो रही है। सिंचाई के लिए जो है समय पर जो है जल की आपूर्ति, ठीक है। और अतिरिक्त जल के निकास पर निर्भर करता है, अगर मान लो बाढ़ आ गई तो कितनी तेजी से जो है वहां से पानी निकल जाता है, इन सब पर डिपेंड करेगा कि वहां पे किस प्रकार की भूमि उपयोग संभव है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो है भूमि के हर टुकड़े का क्या है, समुचित उपयोग करना आवश्यक है, ठीक है। अगर मान लो कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बारिश नहीं है, पानी की बहुत ही कमी है, तो वहां पे कृषि करना मूर्खता होगी, ठीक है। आओ हम अपने देश के भूमि उपयोग का ज्ञान प्राप्त करें। चित्र यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अभी हम चित्र को देखेंगे तो चित्र में जो डाटा दे रखा होगा वो पुराना दे रखा होगा क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र में देखिए आप कि टोटल जो मान लो हम जितना लैंड है उसको 100 अगर मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, तो उसमें से जो है कुल बुआई बंजर भूमि और पेड़ पौधे कितने भाग पर हैं, लगभग 51.09% पे ये क्षेत्र फैला हुआ है। अन्य भूमि क्षेत्र कितना है, 4.6% है। बंजर और बस्ती वो कितने भाग में फैला हुआ है, 12.34% फैला हुआ है। वन का अगर देखते हैं कितना हो गया है तो 22.81 हो गया। वर्तमान समय में आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया, 24 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया है, ठीक है। फिर कृषि योग्य अनुउर्वर यानी ये इसके लिए हम कृषि नहीं कर सकते हैं, ऐसी कितने क्षेत्र पे फैली हुई मृदा है, तो वो 5.17% ऐसी मृदा है। फिर चारागाह के लिए कितनी मृदा उपलब्ध है, तो 3.92% जो है चारागाह के लिए उपलब्ध है। तो आप देख रहे होंगे बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है जहाँ पे कृषि की जाती है, पेड़ पौधे लगे हैं और प्लस बंजर भूमि है वो मेन है 51.09%, ठीक है। और वन आप देख रहे होंगे बहुत ही कम है क्योंकि जो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो वन के लिए मानक है, कम से कम जो है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कितना होना चाहिए, 33% वन होने चाहिए। और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे कम से कम वन कितने होने चाहिए, 66% वहाँ पे वन होने ही चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है ये कि जो वन नीति है उसके अनुसार जो है वन कितने होने चाहिए, कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए। चलो अब हम देख लेते हैं वनों के अंतर्गत भूमि। तो भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है अब जो बढ़ करके 24% हो गया है भाग वनों के अंतर्गत है। किसी देश के संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास कुल क्षेत्रफल का कम से कम 1/4 भाग वनों के अंतर्गत होना चाहिए, यानी कि 25% तो होना ही चाहिए कम से कम। ये तो बिल्कुल ही कम से कम मानक है, ठीक है।
पहाड़ी और असम क्षेत्रों के वन हमें ईंधन और इमारती लकड़ी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। जब उनकी उचित ढंग से देख रेख की जाती है तब वे इस संपदा के स्थायी स्रोत बन जाते हैं। यानी कि जो पुराने पेड़ होते हैं उनको काटो और नए पेड़ लगाओ, तो इससे क्या होते हैं, हमको जो है लगातार पेड़ों की यानी कि वन संपदा की आपूर्ति होती रहती है। चलिए आगे देख लेते हैं। चट्टानी और पथरीली जो मिट्टी होती है, ठीक है, तो चट्टानी और पथरीली मिट्टियों में उगने वाले वन वृक्ष जो हैं उपजाऊ मिट्टी के विकास में क्या है, सहायक होते हैं। परंतु यह कार्य बहुत धीरे धीरे होता है, यानी कि मिट्टी का निर्माण जो होता है लाखों वर्षों में होता है, ठीक है, बहुत समय लगता है। विकसित होने वाली मिट्टियों को वे आवश्यक ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस पदार्थ प्रदान करते हैं। ह्यूमस क्या होता है, जो वनस्पति होती है वो जब मृत हो जाती है यानी कि डेड हो जाती है तो मिट्टी की ऊपरी सतह में क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि उसमें सड़ गल जाती है। उससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, और ये क्या करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। वर्षा वाले और अधिक ऊंचे नीचे क्षेत्रों में पेड़ों की जड़ें, सघन झाड़ियां और घास मिलकर जो है मिट्टी तथा जल के संरक्षण में सहायक होती है। यानी मिट्टी और जल के संरक्षण करने में ये सहायक होते हैं पेड़। उनके अभाव में, यानी कि अगर पेड़ नहीं होंगे, झाड़ियां नहीं होंगी, मृदा अपरदन से इन क्षेत्रों में सबसे अधिक हानि होती है। तो पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वनों के नीचे की भूमि जो है वर्षा के पानी को सोखकर बाढ़ की भयानकता को कम करने में भी क्या करते हैं, सहायता करती हैं। यानी कि वन होते हैं तो क्या करते हैं, जब बाढ़ आती है तो उसको सोखते हैं और बाढ़ के जल के इस वेग यानी कि इसकी स्पीड यानी को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। इससे क्या होती है, जन धन की हानि कम होती है। तो वन जो है हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। वन किसी हद तक वर्षा की मात्रा बढ़ाने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं, क्योंकि वन जो होते हैं स्थानीय मौसम को प्रभावित करते हैं। इससे क्या होती है, वर्षा होती है। वनों से एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वे वन्य प्राणियों को आवश्यक भोजन और एकांत निवास प्रदान करते हैं। तो आपको पता ही है। अब हम देख लेते हैं हमारी वन संपत्ति की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो पुराने हैं, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक एवरेज दिया गया है कि लगभग 6,70,00,000 हेक्टेयर भूमि पर यह क्षेत्र फैला हुआ है, परंतु हमारे वनों का लगभग जो है 3/4 हिस्सा, तो जो 3/4 हिस्सा जो है व्यापारिक दृष्टि से क्या है, वो उपयुक्त है, ठीक है, 3/4 हिस्सा है। हमारी वन भूमि के अधिक भाग पर पर्णपाती वन है। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है, मानसून जलवायु है, और मानसूनी जलवायु में पेड़ कैसे मिलेंगे, हमें पर्णपाती वन मिलेंगे। इसलिए जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पे कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कुल 6% भाग पर क्या है, शंकुधारी वन है। तो ये शंकुधारी वन कहाँ मिलते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पर्वतीय इलाके हैं, जो हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो उनमें ऊंचाई पे किस प्रकार के मिलते हैं वन, शंकुधारी वन मिलते हैं। सघन वनों का क्या है, प्राय अभाव है। तो भारत में जो है सघन वन जो है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वन संपत्ति जो है उसको 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, प्रमुख उत्पाद और गौण उत्पाद, यानी कि वनों से प्राप्त होने वाली चीजों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो होता है प्रमुख, यानी कि इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट इंग्लिश में, और गौण उत्पाद मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट बोलते हैं इसको हैं। लकड़ी वनों की प्रमुख उत्पाद है, ठीक है, यानी कि वन से सबसे ज्यादा हमको क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है। इसका उपयोग ईंधन या फिर इमारती लकड़ी यानी कि इमारत को बनाने में जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो वही लकड़ी के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। इमारती हो गया, और ईंधन यानी खाना वाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर अन्य ईंधन जो होते हैं। हिमालय प्रदेश में शंकुधारी वन मिलते हैं। इन वनों में जो है अनेक जातियों के उपयोगी वृक्ष मिलते हैं। इनमें चीड़ हो गया, पाइन है, नील पाइन है, तथा रई और देवदार के जो वृक्ष जो हैं वो प्रमुख हैं।
कैल अर्थात नील पाइन और देवदार वृक्ष जो हैं देश की मूल्यवान मुलायम लकड़ी के क्या है स्रोत हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? मकान को बनाने में, पुल हो गया, स्लीपर हो गए। स्लीपर क्या होते हैं? ये आप पहले चलते थे, अब इसका इस्तेमाल बंद हो गया है। आपने देखा होगा पुरानी अगर रेलवे लाइन होगी आपके क्षेत्र में तो देखिएगा जाकर के, जो ट्रेन के ट्रैक होते हैं यानी कि रेल पटरियां होती हैं, तो पहले के जमाने में क्या था, लकड़ी के जो है नीचे पटरे लगे होते थे, उसके ऊपर जो लाइन ये बिछी होती थी। अब वर्तमान में समय में क्या हो गया, यहाँ पे सीमेंट के बने हुए जो हैं जो खंभे होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले जो है स्लीपर लकड़ी के होते थे, अभी किसके बने होते हैं स्लीपर? वो मसाले के यानी कि जो मोर्टार होती है उससे बने होते हैं। फिर फर्नीचर तथा बक्से बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि जो स्प्रूस होती है, तो ये भी लकड़ी का प्रकार है। स्प्रूस होगी, रई होगी और सिल्वर फर। इनका उपयोग जो है सेलुलोज, कागज तथा अखबारी कागज बनाने में होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, स्प्रूस हो गया, सिल्वर फर हो गया, रई है, ये सब जो है इनसे जो प्राप्त होता है सेलुलोज, सेलुलोज से ही बनता है क्या? कागज और अखबारी कागज। साल और सागौन जो है वृक्ष हमारे देश के पर्णपाती या फिर मानसूनी वनों में बहुतायत यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है भारत में पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। इनका जो है इमारती लकड़ी के रूप में क्या व्यापक प्रयोग होता है, क्योंकि इनकी लकड़ी कैसी होती है? कठोर होती है और टिकाऊ होती है। तो इमारत बनाने में जो है कठोर लकड़ी का भी प्रयोग होता है। साल वृक्ष उत्तर तथा मध्य भारत में क्या है अधिकता से पाए जाते हैं। सागौन के वन अधिकतर जो है पश्चिमी घाट तथा मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रेणियों में मिलते हैं। तो साल वृक्ष जो कहाँ मिलता है? मुख्य रूप से उत्तरी भारत और मध्य भारत में। और सागौन का वन कहाँ मिलेगा? जो पश्चिमी घाट है। तो आपको पता ही होगा पश्चिमी घाट कहाँ है। तो ये जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट का एरिया है ये, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है ये। यहाँ पे मुख्य रूप से क्या मिलता है? यहाँ पे जो है सागौन के वन मिलते हैं, और साथ में जो है मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है सतपुड़ा रेंज, वहां पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर भी आपको मिलेंगे सागौन के वन। बांस, महोगनी, रोजवुड तथा चंदन हमारे वनों के क्या है? अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बांस का जो उपयोग है आजकल लुगदी बनाने में किया जाता है, यानी कि बांस का भी इस्तेमाल जो है कागज बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। लुगदी से कागज और अखबारी कागज बनाया जाता है। रोजवुड का जो प्रयोग है फर्नीचर और लकड़ी की कलात्मक खुदाई वाली, आपने देखा होगा बहुत डिजाइन बनी होती है, तो वो किस पे होती है? वो रोजवुड लकड़ी होती है, उस पे बनाई जाती है वाली वस्तुओं के बनाने में किया जाता है। चंदन की लकड़ी जो है सजावट की वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग की जाती है। साथ में इसका जो है धार्मिक महत्व भी है, आपने देखा होगा चंदन की लकड़ी का टीका बनाते हैं उसको घिस करके, तो चंदन का क्या है? धार्मिक महत्व भी है। चलिए आगे। चंदन से बनी वस्तुएं जो है अपनी मनोहर सुगंध, क्योंकि चंदन की लकड़ी से क्या है? सुगंध आती रहती है, तो मनोहर सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। यह मूल्यवान लकड़ी जो है कर्नाटक राज्य की नीलगिरी की पहाड़ियों में के वनों में ये प्राप्त होती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये कहाँ मिलती है चंदन की लकड़ी? कर्नाटक की जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां से। चंदन की लकड़ी के उत्पादन में भारत का क्या है? विश्व में एकाधिकार है, यानी कि भारत में ही मुख्य रूप से जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है चंदन की लकड़ी का। हमारे वनों से जो है गौड़ उत्पाद, तो गौड़ का मतलब सेकेंडरी यानी कम महत्व के जिसको बोल सकते हो आप, भी बड़ी मात्रा में जो है मिलते हैं। इनमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले लाख हो गया, तो लाख की चूड़ी आपने सुना होगा, तो लाख हो गया। राल मिलती है, गोंद प्राप्त होता है, औषधि प्राप्त होती हैं, जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, कत्था हो गया, चारा हो गया, घास है, और बीड़ी बनाने की पत्तियां भी शामिल हैं। यानी ये सब चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? वनों से प्राप्त होती हैं, और इनको क्या बोलते हैं? गौड़ उत्पाद बोलते हैं। वन की लकड़ी से जो है कोयला भी जो है प्राप्त किया जाता है। रूसा और खस घासों से इत्र निकाला जाता है। चंदन का तेल और अन्य सुगंधित तेल हमारे लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, ठीक है। तो इत्र तो आपको पता ही होगा, सेंट जो परफ्यूम होता है उसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? है इत्र बोलते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। फिर चमड़ा कमाने के काम, चमड़ा कमाने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कमाने का मतलब चमड़े को साफ करने के लिए जो है जो पदार्थ लगता है उसका, वो भी कहाँ से प्राप्त होते हैं, वनों से ही प्राप्त होते हैं। इसको बोलते हैं कि टैनिंग करना, ठीक है। चमड़े की जो लेयर होती है, ऊपर की लेयर होती है, उसको साफ करना, साफ करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, चमड़ा कमाना, ठीक है। तो चमड़ा कमाने के काम आने वाला पदार्थ भी कहाँ से प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होता है। खैर वृक्षों की टहनियों को उबाल कर, तो खैर होता है अब, ठीक है, खैर कहाँ से प्राप्त होता है, वृक्ष की जो टहनियाँ होती हैं उसको उबाल कर कत्था प्राप्त कहता है। तो खैर का पेड़ होता है खैर, ठीक है, एक प्रजाति है वन की, वृक्ष की। तो खैर वृक्ष कहाँ मिलेगा आपको, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां मुख्य रूप से मिलता है, यहाँ जहाँ पे कम बारिश होती है। तो खैर वृक्ष से क्या मिलता है हमको, है कत्था मिलता है। चीड़ से जो है प्राप्त किए जाने वाले राल से तारपीन बनाया जाता है। तो तारपीन का तेल सुना होगा आपने, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है पेंट वगैरह में होता है। तो कहाँ से मिलता है, वो चीड़ की लकड़ी से मिलता है। फिर पलाश और कुसुम जैसे वृक्षों से रस पर जीवित रहने वाले एक कीड़े के स्राव को लाख कहते हैं। तो लाख कहाँ से प्राप्त होता है, जो एक पेड़ होता है पलाश और कुसुम, ठीक है, इनके पेड़ों पर रहते हैं ये जीव, ठीक है, कीड़े होते हैं, उनको ही लाख कहते हैं। और ये वृक्ष जो है मुख्यतः कहाँ मिलते हैं, बिहार और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत तथा विदेशों में लाख की बड़ी मांग रहती है। संसार में हमारा देश इसका सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक है, यानी लाख का हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। लाख से बनी हुई मोहरें तुमने अवश्य देखी होंगी। तो लाख से क्या बनाते हैं, मोहर भी बनाते हैं, मोहर। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड, चूड़ियाँ और विद्युत यंत्रों के बनाने में क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। यानी लाख का इस्तेमाल कहाँ होता है, एक तो मोहर बनाने में होता है, ठीक है, और ग्रामोफोन जो चलते थे पहले उनके रिकॉर्ड बनाने में इसका इस्तेमाल होता था, चूड़ियाँ बनाने में, और विद्युत यंत्र जो होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वनों का क्या बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। अतः नवीन वैज्ञानिक तरीकों से जो है वनों की देखरेख करना क्या है, आवश्यक है। इमारती लकड़ी, ईंधन तथा अन्य गौण उत्पादों के लिए लकड़ी की पूर्ति बराबर बनी रहे, इसके लिए क्या है, यह आवश्यक है कि जितने वृक्ष हम प्रतिवर्ष काटते हैं उससे अधिक नए वृक्ष लगाते भी जाएं, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा, काटेंगे लगाएंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, वन कम पड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे वन जो होते हैं, हमारे वन की देखभाल के लिए जो है केंद्रीय और राज्य अनुसंधान संस्था देहरादून वन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और वनों की उत्पादकता बढ़ाने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हिमालय जैसे वनों के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं, लोगों के इस प्रकार के दृष्टिकोण के बदल जाने से वन विभाग ने नए वृक्ष लगाने, इमारती लकड़ी और अन्य उत्पादों को बढ़ाने में क्या है, सफल प्रयास किए हैं। वन संपदा का अधिकतर प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रेल मार्ग, सड़क मार्ग या नदी यातायात संबंधी सुविधाएं क्या हैं, सुलभ हों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी भी जो है अनेक वन जो है अच्छे यातायात के साधनों के अभाव में व्यापारिक उपयोग की क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा में है, क्योंकि बहुत ही घने जंगल होते हैं। तो वहाँ पे जो है यातायात अगर नहीं होगा तो हम उसका उन जो वन संसाधन है उसका इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं वन्य प्राणी यानी कि वाइल्ड लाइफ, यानी कि वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी बात करेंगे। तो अनेक प्रकार के वन्य प्राणी और पक्षी जो हैं भारतीय वनों में पाए जाते हैं। हाथी, शेर, चीते, तेंदुए, गैंडा आदि, और गुजरात के गिर वनों में पाए जाने वाले बब्बर शेर। तो बब्बर शेर कहाँ मिलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। गुजरात में गिर वन है, ठीक है, गिर वन है, वहाँ पे ही मुख्य रूप से बब्बर शेर पाए जाते हैं। आदि महत्वपूर्ण वन प्राणी हैं। देश के अनेक भागों में हिरन,
बारहसिंगे बहुतायत में मिलते हैं। अपने सुंदर लक्षणों वाला मोर अब हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्र का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो वो मोर है। चलिए आगे देख लेते हैं। वन्य प्राणी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उन्हें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करते हैं, सुरक्षित रखें। अन्य देशों के मतलब सहस्त्रों यानी हजारों पर्यटक इन प्राणियों के चित्र लेने के लिए भारत की यात्रा करते हैं। हम किसी चिड़ियाघर में मिलने वाले इन प्राणियों को देख सकते हैं और इनकी आदतों का अध्ययन भी कर सकते हैं। अपनी प्राकृतिक अवस्था में जो है वन्य प्राणी जो हैं प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए जो है, प्राकृतिक अवस्था में कहने का मतलब जंगल में ही वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों ने क्या मिलकर के राष्ट्रीय पार्क स्थापित किए हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि राष्ट्रीय पार्क अपनी प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुषमा और अन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए क्या है, आरक्षित किया जाता है। यानी वहाँ पर जो है प्राकृतिक जो खूबसूरती है, सुषमा है, उसको सुरक्षित करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण किया जाता है वहाँ पर, और प्राकृतिक जो वन्य जीव हैं उनको भी वहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार चिड़ियाघर से राष्ट्रीय पार्क बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होता है। इस समय देश के विभिन्न भागों में अभी तो यहाँ 75 दे रखा है, लेकिन अभी और भी नए राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं। आप नेट पर चेक कर लीजिएगा कितने हो गए हैं, वो 100 के ऊपर ही लगभग हो गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है अभय वन जो होते हैं और तथा चिड़ियाघर हैं, तो इनकी भी संख्या जो है बढ़ चुकी है। चलिए, वन्य प्राणी की रक्षा करना जो है प्रत्येक नागरिक का क्या है, कर्तव्य है वो, ठीक है। पक्षियों और जानवरों की क्या है, अनेक जातियां जो है हमारे देश से क्या हुई हैं, लुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा शिकार हो चुका है, या फिर जहाँ पे रहते हैं उन आवासों का क्या कर दिया गया, नष्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है, या तो हमारे वो समाप्त हो चुके हैं। अतः वन्य प्राणियों की रक्षा करना और भी आवश्यक हो गया है। मनुष्य ने अपने तत्काल एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए वनों को काटकर और जानवरों का शिकार करके दुखदायी स्थिति को क्या किया है, उत्पन्न किया है। ये सब काम किसने किया, मनुष्य ने तो किया है। वर्तमान समय में गैंडा हो गया, चीता है, बब्बर शेर है और सारंग नाम का पक्षी बहुत ही कम संख्या में क्या है, मिलते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही अधिक शिकार हो चुका है। क्या हम यह आशा कर सकते हैं करें कि हम अपने देश की मूल्यवान संपत्ति को रक्षित करने में बुद्धिमानी का परिचय दें? तो हमारा जो है, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और जो है इस चीज़ को रोकना चाहिए कि किसी प्रकार की भी जो वन्य प्राणी हैं उनकी हानि ना हो, वो लुप्त ना हो पाए। हम भारत में अक्टूबर के पहला सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं। तो यहाँ से फैक्ट नोट कर लीजिए कि वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है, ठीक है, पहला जो वीक होता है अक्टूबर का, वो वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाते हैं। यह महात्मा गांधी के जन्मदिन के साथ ही पड़ता है, क्योंकि आपको पता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। मछलियों का मृदा से सीधा संबंध नहीं है। जो मछलियां होती है उनका मृदा से सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि मछली कहाँ रहती है, पानी में, परंतु वन्य प्राणियों का वे महत्वपूर्ण अंग हैं। अतएव तुम अपने देश में पाई जाने वाली मछलियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करना चाहोगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो किस पे निर्भर हैं, वो मछलियों को खाते हैं, ठीक है। भारत में समुद्र की लंबी तटरेखा होने से यहाँ विस्तृत मत्स्य क्षेत्र मिलते हैं, यानी बहुत ही बड़े क्षेत्र में क्या है, मत्स्य क्षेत्र प्राप्त होते हैं, यहाँ पे मछलियाँ यानी कि रहती हैं। यहाँ के सागरों में प्राप्त होने वाली सामान्य मछलियाँ हैं। कौन कौन सी मछली मिलती हैं यहाँ पर भारत में, तो उनकी प्रजाति का नाम हेरिंग है, आर्डाइन है, ट्यूना है, सामन है या फिर सैल्मन भी बोलते इसको हैं, मैकरल है और शार्क। तो ये मुख्य रूप से मछलियां प्राप्त होती हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी वाले दोनों क्षेत्रों में मछलियां जो हैं यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ गिरने वाली जो है अनेक नदियाँ जो हैं
और सागरी धाराओं से जो है मछलियों के लिए विपुल भोजन प्राप्त होता है। तो मछलियां कहाँ रहेंगी? जहां उनको भोजन की आपूर्ति होगी। ठीक है। हमारे कछुए भी साहसी हैं। आधुनिक मत्स्य नौकाओं और पकड़ने वाली जो मत्स्य नौकाएं होती हैं, ठीक है, जो मछुआरे वगैरह होते हैं नाव से पकड़ते हैं, आधुनिक बन गई हैं अब तो। उसमें बहुत से आइटम लगे होते हैं जिसमें वहाँ पे मछली को पकड़ते हैं, फिर वहीं पे उसको कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होती है, उसमें उसको ठंडा कर देते हैं, उसमें रखते हैं। ठीक है। पकड़ने वाले अधिक अच्छे जाल वगैरह अच्छे आ गए हैं आजकल। और शीत भंडार यानी कोल्ड स्टोर की बढ़ती हुई सुविधाओं से जो है मछलियों का जो है वार्षिक उत्पादन क्या है, बराबर बढ़ता जा रहा है, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन जो है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारे जो भारत में जो है सागर हैं, नदी हैं, झीलों हैं, यहाँ से जो है प्रतिवर्ष जो है 22, यहाँ पे जो डाटा दे रखा है वो पुराना दे रखा है, तो उसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बस हमें पता होना चाहिए कि अभी जो है वर्तमान समय में 22 लाख टन दे रखा है, तो उससे बहुत ही अधिक मात्रा में जो है मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ठीक है। डाटा पुराना है क्योंकि एनसीईआरटी ये पुरानी है। फिर भारतीय मछलियों की कुछ जातियां जो है विदेशों में क्या है, लोकप्रिय है, यानी कि उनकी डिमांड क्या है, विदेशों में भी है, जो हमें विदेशी मुद्रा अर्जित करने के सुअवसर प्रदान करते हैं। क्योंकि इन मछलियों को अगर हम विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं तो बदले में हमको क्या मिलेगा, डॉलर पैसा मिलेगा। ठीक है। भाखड़ा, नांगल और नागार्जुन जैसे कई बांधों का निर्माण कर नदियों के जल को क्या कर दिया गया है, कृत्रिम जलाशयों में इकट्ठा किया गया है। ठीक है। मान लो कोई डैम बनाते हैं, मान लो डैम है, किसी नदी के ऊपर डैम बनाते हैं जब, तो डैम बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पीछे जो है पानी भर जाएगा। ठीक है। बहुत बड़े एरिया में इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम जलाशय। और इसी में क्या हम मछली पालन कर लेंगे फिर। तो वही लिखा है, जो मत्स्य भंडार बन गए हैं, यानी कि इसमें मछली का हम पालन करते हैं। सरकार ने नदियों, तालाबों, जलाशयों, झीलों आदि के लिए उपयुक्त और अच्छे प्रकार की मछलियों के विकास की व्यवस्था की है। वास्तव में हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी की पूर्ति के लिए हमें मछलियों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि जो मछलियां होती हैं उनमें सबसे अधिक क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है और एमिनो एसिड। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है मछलियों में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं चारागाह के बारे में। तो चारागाह जो है जहाँ पे यानी कि कृषि ना करके वहाँ पे चारागाह के रूप में मिट्टी को छोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं चारागाह के अंतर्गत भूमि। तो भारत के स्थल क्षेत्रफल का केवल 4%, यानी कि चारागाह बहुत कम है, क्योंकि भारत में जो पशु हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हैं, विश्व में नंबर 1 पे हैं संख्या के मामले में। लेकिन अगर बात करते हैं चारागाह की बात करते हैं तो चारागाह की क्या है, कमी है, क्योंकि केवल 4% भाग पर ही चारागाह है। तो वही लिखा हुआ 4% भाग ही चारागाहों के अंतर्गत है। पशुओं को देखते हुए यह क्षेत्रफल क्या है, बहुत ही कम है। हमारे यहाँ संसार में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं, तो पशु बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन चारागाह क्या है, बहुत ही कम है। चारागाह भूमि जो है सारे देश में जहाँ तहाँ छिटकी है, यानी कहीं यहाँ पर है, कहीं वहाँ पर है, ऐसे। ठीक है। छिटकी हुई है। कुछ भागों में सहकारी कार्य के फलस्वरूप ग्रामीण स्वयं ही चराई भूमि की व्यवस्था एवं देखभाल करते रहे हैं। वे चराई भूमियों का बचाव घास के पूरी तरह उग आने तक करते हैं। इसके बाद क्या है, घास को काटते हैं और अपनी खेतिहर भूमि के अनुपात में उस घास को आपस में क्या है, बांट लेते हैं। इस प्रकार की सहकारी प्रबंध जो है गांवों में बहुत समय से जो है क्या है, प्रचलित है। सहकारी का मतलब सब मिलजुल के काम करना। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी पशु संपत्ति की बात कर लेते हैं। तो संख्या यह पुरानी है, तो उस समय कितनी थी जब एनसीईआरटी बनी थी, ये छपी थी, तो भारत में जो है 19 करोड़ 30 लाख गाय बैल हैं। इसका अर्थ है कि संसार के गाय बैलों का जो है 5वां भाग जो है भारत में पाया जाता है। और इस संख्या में जो है 69 जो है आपका प्रतिशत बैल हैं और 31% गाय हैं। तो डाटा पुराना है, ये सब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमें क्या मेन उद्देश्य हमारा होना चाहिए, ये चीज़ें लिखी हैं।
इनमें से लगभग 50% भैंसें कौन सी दूध देने वाली हैं। तो हमें मुख्य रूप से देखते हैं कि जो भैंस होती है दूध हमें वहीं से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से अधिकतर जो दूध है वो भैंसों से प्राप्त होता है, ये हमें फैक्ट पता होना चाहिए। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया और गुजरात में दूध देने वाली अच्छी किस्म की गायें और भैंसें मिलती हैं। तो यहाँ इन क्षेत्रों में जो है अधिक मात्रा में जो है दूध देने वाली गायों का पालन किया जाता है। फिर यहाँ पर आगे देखा है कि भारत में 5.2 करोड़ भेड़ें हैं। तो ये डेटा भी पुराना है। इनमें से कुछ ही उत्तम प्रकार की हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो भेड़ वगैरह हैं उनकी जो नस्ल है वो इतनी अच्छी नहीं है। भेड़ अधिकतर कहाँ मिलेंगे आपको, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या फिर जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो भेड़ अधिकतर जो है पश्चिमी हिमालय प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाली जाती हैं। क्योंकि भेड़ की खास बात ये होती है, भेड़ जो होती है वो बहुत ही कम जो है घास यानी बहुत ही कम चारे पे जीवित रह लेती है। वो थोड़ा सा खा करके भी वो जीवित रहती है। भारत में लगभग जो है 10 करोड़ 5 लाख बकरियां हैं, जो संसार की कुल बकरियों का लगभग क्या है 6ठा भाग है। बकरी को प्रायः निर्धन व्यक्ति की गाय कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बकरी को क्या बोलते हैं, निर्धन व्यक्ति की गाय। यहाँ के शेष पशुधन में खच्चर हो गए, घोड़े हो गए, ऊंट हो गए, सुअर हो गए और याक आते हैं। यह स्पष्ट है कि कुल भूमि के 4% पर चारागाह है। इस भूमि पर विशाल पशुधन का पालन नहीं किया जा सकता, यानी कि जगह कम है, उनके खाने की व्यवस्था कम है। इनमें से जो है अधिकांश पशु जो है खेतों पर पाले जाते हैं, यानी कि खेत से जो प्राप्त होती है चारागाह वगैरह उस पर पाले जाते हैं। उनके लिए चारा जो है खेतों पर लगाया जाता है, यानी कि जो कृषि योग्य भूमि है वहीं पर भी चारा भी उगाते हैं, आपने देखा होगा। वे इस चारे को जो है बड़ी मात्रा में खाते हैं और भूमि को मूल्यवान गोबर खाद वापस करते हैं, यानी कि गोबर कहाँ से मिलता है हमें, है पशुओं से ही मिलता है। तो इससे क्या हुआ, गोबर मिलता है कृषि के लिए। ठीक है, गोबर खाद ने मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में सहायता प्रदान की है। दुर्भाग्य से अनेक किसान जो हैं पशुओं के गोबर का प्रयोग केवल कंडे बनाकर जलाने के लिए करते हैं। अब प्रगतिशील किसानों ने यह दिखा दिया है कि पशुओं का गोबर जो है ईंधन और खाद दोनों प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। खेत में गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करने के पहले उससे क्या है गैस। ठीक, गोबर से जो है खेत से पहले क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, गोबर गैस। ठीक है, इस गैस से भी क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं और रोशनी भी प्राप्त करते हैं। अपने विशाल पशुधन के कारण भारत चमड़ा, अब पशु हैं तो वहाँ पे हमें चमड़ा भी मिलेगा और खालों का बड़े पैमाने पर क्या करता है, निर्यात कर पाता है। इसमें इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ऊन का प्रयोग जो है ऊनी कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। ऊन से बनाए हुए कंबल और कालीन बड़ी संख्या में क्या कहते हैं, निर्यात किए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यद्यपि भारत में जो है अनेक प्रकार के पशु विशाल संख्या में मिलते हैं, परंतु यहाँ जो है पशु अधिकतर निम्न श्रेणी के, यानी कि जो पशुओं की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। हम अपने पशुओं को प्रेम तो बहुत करते हैं, परंतु उन्नत देशों के लोगों की तरह, यानी जो विकसित देश हैं, हम उनकी देखभाल वैज्ञानिक ढंग से नहीं करते हैं। अब हम अपने पशुओं की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं, जिससे हमें दूध, भेड़ मांस, यानी भेड़ का जो मांस होता है, भेड़ मांस, मुर्गियों और अंडों की पर्याप्त पूर्ति हो सके। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर गाय, बैल, भैंसों, भेड़ों और मुर्गियों की विशेष नस्लों का क्या किया विकास किया जा रहा है, यानी कि हम उनकी नस्ल का क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है, ताकि वो अधिक दूध वगैरह दें। फिर गौशालाएं भी चलाई जा रही है, जहाँ पे क्या है, गाय वगैरह को पाला जाता है। अपने देश के निवासियों के आहार को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए तथा उसकी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत को अपने पशुधन के विकास में अभी आश्चर्यजनक प्रगति करनी है। ठीक है, चलिए यह रहा चैप्टर आपका। अब यहाँ पे लास्ट में आपको कुछ दे रखे हैं परिभाषाएं, वो देख लेते हैं। तो प्राथमिक खाद्य उत्पाद दे रखा है पहली परिभाषा। तो ये क्या होता है, जैसे प्राथमिक खाद्य उत्पाद क्या होते हैं, अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जियां हुई, जैसे उत्पाद
जो हम सीधे मृदा से प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, प्राथमिक खाद्य उत्पाद। फिर गौण खाद्य उत्पाद क्या होता है, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, जैसे उत्पाद जो मृदा से अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, गौण खाद्य उत्पाद। फिर निच्छालन को हमने देख ही लिया था, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मृदा का उपजाऊ घुलनशील अंश घुल जाता है और जल द्वारा बाहर ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो फैक्ट बताए हैं वो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।